हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो CAPF AC एग्ज़ाम की जो हमारी सीरीज है उसका 2021 वाला पेपर डिस्कशन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू हमारी सीरीज से जुड़े हुए हैं 2016 से लेके 2020 तक हम कंप्लीट पेपर डिस्कशन कर चुके हैं। आज का हमारा पेपर रहने वाला है 2021 का। चूँकि एग्ज़ाम बहुत पास आता जा रहा है और हम इन 4-5 वीडियो जो हमने पिछले कर चुके हैं पिछले 5 साल के, उनसे एक बात तो समझ आ चुकी है कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कितने डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज थीम पता चल रही है कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं हर वो थीम जो रिपीट हो रही है उस पर मैं जोर जोर देकर बताता हूँ कि ये थीम को आप अच्छे से पढ़ लेना, तो जो कि हमारे आगे के एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो इसको भी बिना किसी देरी के उसी पैटर्न पे उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इस पेपर का, ए सीरीज का ये पेपर है और ऑफिशियल आंसर की से हम इसको सॉल्यूशन करते चलेंगे इसके क्वेश्चनों का। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो तड़ित कौन यानी बिजली चमकना, दिखाई देने और मेघ गर्जन सुनाई देने के बीच का अंतराल कितना है? 10 सेकंड है। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है कि जब बिजली चमकती है और जब तक हमें उसकी जो आवाज़ सुनाई देती है ना कड़कने की, तो उसके बीच का जो अंतराल कितना है? 10 सेकंड है। यदि वायु में ध्वनि और प्रकाश की चाल क्रम से 330 मीटर सेकंड स्क्वायर और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो झंझावात तूफान कितनी दूर पर है? हमें ये पूछ रखा है कि वायु में ध्वनि की चाल दे रखा है और प्रकाश की चाल दे रखा है और गैप दे रखा है कि बिजली चमकने और जो आवाज़ सुनाई देती है गर्जन की उसके बीच का अंतराल दे रखा है। और हमें पूछ रखा है कि झंझावात तूफान अभी कितनी दूर है। तो चूंकि प्रकाश की चाल का तो प्रभाव इतना कुछ पड़ेगा नहीं, इस डिस्टेंस को जानने के लिए हमें नीड होगी एक तो वायु में ध्वनि की चाल की और एक गैप कितना है। तो गैप तो कितना है? 10 सेकंड का है, दोनों के बीच में आवाज़ पहुंचने और चमकने के बीच में। और जो अंतराल है, जो वायु में ध्वनि हमारे तक आने में जो टाइम लग रहा है उसकी चाल कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये टोटल टाइम हम तक तो पहुंचने में लगेगा, मतलब तूफान को, झंझावात को। तो ये टोटल हो जाएगा कितना? 3300 मीटर हो जाएगा, मतलब 3300 मीटर है जो भी झंझावात दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वायु में बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लगभग कितना है? तो वायु में जो बैंगनी प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो होता है लगभग 0.4 माइक्रोमीटर, है ना, वो होता है। तो वायु में बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 0.4 माइक्रोमीटर, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तीसरे क्वेश्चन की, भोजन पकाने के लिए किस या किन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उपयोग किया जाता है? भोजन पकाने के लिए जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उपयोग किया जाता है ना, वो कौन सी होती हैं? तो केवल अवरक्त एवं सूक्ष्म तरंगे होती हैं जिनके द्वारा भोजन पकाने में जिनका यूज किया जाता है। बाकी ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है ना, इनका यूज भोजन पकाने में नहीं किया जा सकता। तो सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवरक्त एवं सूक्ष्म तरंग विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसी वस्तु को एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कोई वस्तु है और लेंस के सामने कितनी? 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो कितना कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और उस वस्तु के लगभग बराबर आकार का बन रहा है। तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी? क्योंकि लेंस की फोकस दूरी कितनी है, वो लेंस के सामने रखी हुई लेंस की फोकस दूरी को 2f से दर्शाते हैं और वो लेंस के सामने कितनी दूर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी आ जाएगी लेंस की वो आ जाएगी 10, 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो लेंस जो कि सीधा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो लेंस कौन सा हो जाएगा? तो लेंस अभिसारी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए स्टेटमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर और अभिसारी लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निकट दृष्टि दोष वाले के बारे में सही है? 4 स्टेटमेंट है, तो निकट दृष्टि वाले व्यक्ति के बारे में जो सही स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना चाहिए। निकट दृष्टि होती क्या है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की धुंधली दिखाई देगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या होता है? वस्तुओं का स्पष्ट एवं मतलब निकट की वस्तु तो स्पष्ट और दूर की वस्तु को धुंधला देखना दिखाई देता है। और क्या इसके लिए जो लेंस यूज किया जाता है ना इस दृष्टि दोष को ठीक करने के, तो उस जो लेंस का नाम है वो अवतल लेंस हो जाएगा। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? मतलब ऐसा कोशिकांग इन 4 में से एक है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, प्राणियों में नहीं पाया जाता। तो वो आ जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप
जो है कोशिकाएं हैं उनमें पाई जाती है, प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि कोशिका झिल्ली अंतःद्रव्य जालिका और लैंगिकाय दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किस पादप उत्तक में वृत्त वायु अवकाश होते हैं, मतलब ये पादपों में जो वृत्त वायु अवकाश होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वायुत्तक बोलते हैं, वायु प्लस उत्तक, वायुत्तक बोलते हैं इनको। सातवें में डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है, संयोजी उत्तक इनमें से 3 संयोजी उत्तक है, एक तो स्नायु भी है, कंडरा भी है और उपास्थिति भी है, लेकिन चिकनी पेशी है ना वो संयोजी उत्तक नहीं है, और हमें नहीं आंसर देना है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत किंगडम से संबंधित है, मोनेरा किंगडम से संबंधित कोई जीव है। इससे पहले पूछा था वो निडेरिया जो प्रजाति है ना उससे संबंधित पूछा था इससे पिछले पेपर में, अब जो हमने डिस्कस किया था। इसमें अब पूछा है मोनेरा जो जगत है उससे संबंधित जो जीव कौन सा है, तो जो एनाबीना है, एनाबीना किससे, मोनेरा जगत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह और नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों या ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है। तो एक रोग है जो किससे, सूक्ष्म बूंदों से, मतलब छींकने वगैरह से, इनसे नहीं फैलता, नाक मुंह से निकलने वाले सूक्ष्म ड्रॉपलेट से, वो है HIV जो एड्स होता है ना, वो फिजिकल रिलेशन से, एक फिजिकल संपर्क से मतलब ये फैलता है, इस तरीके से नहीं फैलता कि आप किसी के छींक आने से आप उसके पास में इससे गुजर रहे हो तो आप संक्रमित हो जाओगे। तो जबकि निमोनिया, कोविड-19, यक्ष्मा ये रोग होते हैं ना जो इसी तरह के संक्रामक रोग होते हैं, अगर किसी की छींक भी आ रही है ना तो ये दूर दूर तक फैल जाते हैं इनके वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज का विघटन उत्पादक नहीं है, विघटन या उत्पाद, ग्लूकोज का कौन सा विघटन करने पर उत्पाद नहीं बनता। तो ग्लूकोज का विघटन करने पर एथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल भी बनता है, जल भी बनता है, लेकिन मेथेनॉल नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनॉल नहीं बनता, एथेनॉल बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, उष्माशोषी जो उष्मा का अवशोषण करती हैं अभिक्रिया के दौरान, तो वो अभिक्रिया कौन सी है, तो वो अभिक्रिया जो है वो है जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम CaO और SiO2 कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं तो इसमें ऊर्जा का अवशोषण कर लेती है अभिक्रिया, तो ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। जबकि ये जो शेष तीनों अभिक्रियाएं हैं C+O CO2 गैस और मीथेन और ऑक्सीजन को जोड़कर जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है तो ये भी उष्माक्षेपी है। और पहले जो है ए वाली जो अभिक्रिया है बुझा हुआ चूना बनाने की, तो वो अभिक्रिया भी कौन सी है, उष्माक्षेपी है। जबकि बी जो है कैल्शियम कार्बोनेट वाली, बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्माशोषी अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आलू चिप्स के पैकेटों में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतः प्रक्षापित गैस, मतलब गैस कौन सी भरी जाती है जो विकृत गंध पनपने न सके, जल्दी से खराब नहीं होने देती है आलू के चिप्स में, तो वो नाइट्रोजन गैस है। ये नाइट्रोजन एक अकेली गैस होती है जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देती चिप्स वगैरह को, जिससे लंबे समय तक चल जाते हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्वों में कौन से मूल तत्व, पंच तत्वों में कौन से मूल तत्व हो जाएंगे, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु, ये 5 तत्व हो जाएंगे। तो ये 5 तत्व देखो गैस नहीं है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल, ये बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, एक दूध वाला दूध में थोड़ी सी बेकिंग सोडा मिला देता है, बेकिंग सोडा मिला दिया उसने दूध में, तो उस दूध के पीएच पर क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी मात्रा में मिलाया है तो दुर्बल क्षारी हो जाएगा, थोड़ा कड़वा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग क्षार मतलब बहुत ज्यादा कड़ा नहीं, थोड़ा बहुत दुर्बल क्षारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करता। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है उसके साथ कौन सा, 3 तो उसके साथ अभिक्रिया कर सकते हैं लेकिन एक नहीं करता, तो वो कौन सा है जो अभिक्रिया नहीं कर सकता, वो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जबकि पोटेशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड CuO, KO ये सभी कर लेंगे किससे, NaOH से अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं करता। निम्नलिखित में से जब कैल्शियम धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कुछ लक्षणों में भी अभिक्रिया रुक जाती है, कुछ लक्षणों में क्या होती है वो अभिक्रिया रुक जाती है। जब क्या सल्फ्यूरिक अम्ल किससे, कैल्शियम धातु से अभिक्रिया करता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अभिक्रिया से बनने वाला जो कैल्शियम सल्फेट है ना वो जल में तो घुलनशील होता है और यह कैल्शियम धातु को आवरित कर देता है तथा इसे आगे अभिक्रिया करने से रोक देता है।
तो ये इसलिए होता है, इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट जल में घुलनशील होता है और यह क्या होता है, कैल्शियम धातु को आवृत कर देता है तथा इसे आगे अभिक्रिया करने से क्या कर देगा, रोक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 18वें क्वेश्चन की, जब जल से भरे खोखले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण पुंज को आपतित किया जाता है तो किरण पुंज 7 रंग घटक रंगों में, जिसको विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर, विभक्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम विचलन कोण, तो जो मैक्सिमम विचलन कोण है ना, वो प्रदर्शित करने वाला जो रंग होता है ना, वो बैंगनी होता है, बैंगनी बैंगनी रंग होता है जो सबसे ज्यादा विचलन कोण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 19वां जो क्वेश्चन है, निम्न चित्र में समतल दर्पण में क्या होगा, जस्ट प्रतिबिंब जितना है उतना ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, वास्तविक में उल्टा बनेगा। तो ये यहाँ पे बज रहे हैं कितने, 2:35 हो रखी है। इसको जब शीशे में रखोगे ना तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये देखो, एक तो इस तरीके से आप गैस से कर सकते हो, ये सुई जस्ट इधर है, उल्टा करेंगे तो इधर हो जाएगी घंटे वाली, और ये मिनट वाली सुई जस्ट इधर से जस्ट उल्टा करेंगे तो ये इस पे आ जाएगी। मतलब ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, इधर देखो 9, तो 9 बज के और ये 9:25 हो जाएगा डी, समझ गए, 9:25। इसके अलावा हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो टोटल जो कोण बनेगा ना, उल्टा और सुल्टा दोनों को मिलाकर 12 बजने चाहिए, 12:00 और 00 सेकंड होने चाहिए। तो उसमें से हम घटा दें कितना, अभी कितने बज रहे हैं, 2:35 हो रखे हैं और 00 सेकंड मान लिया। तो इसको जब घटाएंगे तो ये 9 घंटे और 25 मिनट, मतलब 9:25 आएगा। तो ये इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 20वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त वस्तु नहीं है, दीप्त वस्तु नहीं है पूछ रखा है। सूर्य है, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य जैसे तारा है, अल्फा सेंचुरी भी वही सेम है, जिसका अलग एक जो आकाशगंगा के अंदर के तारे हैं, तीनों तो तारे हैं, लेकिन बृहस्पति क्या है, ग्रह है। और ग्रह की परिभाषा हम जानते हैं कि ग्रह वो होता है जो सूर्य से, हमारे सौरमंडल के बारे में तो बात करें तो जो सूर्य से अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं, तो ये क्या होते हैं, दीप्त वस्तु नहीं है। और उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रहों से प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीप्त वस्तु नहीं है। मान लीजिए किसी परिपथ में एक ताप दीप्त लैंप में से होकर 1.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, वो कितनी है, 1.5 एम्पियर है, 1.5। इसको हम बदलेंगे किसमें, मीटर सेकंड में बदलेंगे, तो 10⁻3 से -3 से इसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.0015 आ जाएगा। और वेग कितना है, वेग है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, प्रभावित हो रहा है। तो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, आई इंटू जो वेग कितना है वो, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो राइट आंसर आ जाएगा वो, ये पॉइंट इधर 10 से गुना कर रहे हैं तो एक इधर के सक जाएगा, तो 0.15 कूलम इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले, सौर ऊर्जा भी खत्म नहीं होने वाली, पवन ऊर्जा भी खत्म नहीं होने वाली, हवा आती रहेगी, चलती रहेगी, विद्युत बनती रहेगी। जल भी, जब तक जल है एक बार यूज ले सकते हैं, बार 3 बार तो चलता रहेगा, ये खत्म नहीं हो रहा। इसके अलावा जबकि नाभिक की जो ऊर्जा होती है ना, ये जैसे यूरेनियम 235 हो गया, प्लूटोनियम 238 हो गया, इनसे बनती है। और ये क्या होते हैं, ये तत्व होते हैं ना, ये धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, अभिक्रिया चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, चलती चलती एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारे न्यूट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्णहरित का कार्य नहीं है। जो क्लोरोफिल है उसका काम क्या नहीं है, जल का विखंडन करना है, फोटोन का अवशोषण करना है, और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण का नाम इसका नहीं है, काम जो है कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करने का काम इसका नहीं है। किसका, क्लोरोफिल का। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, ये क्लोरोफिल का काम है। तो सी आंसर हो जाएगा इसमें। एक कोशिका के जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 24वां क्वेश्चन पूछ रखा है। एक कोशिका के जीवों की बात करें तो उनमें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है, गलत है, क्योंकि एक कोशिका जीव है, उनको भोजन ग्रहण करने के लिए किसी अन्य अंग की आवश्यकता नहीं होती। जो एक कोशिका होती है ना, अमीबा एग्जाम्पल लेते तो उनको कोई आवश्यकता नहीं होती अलग अंग की, जबकि श्वसन के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती। सही है। जीवों के द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन सामग्री उत्पन्न की जा सकती है, सही है। सहयोग, ये बाह्य जो वातावरण है उसके संपर्क में बने रहते हैं, तीनों सही है। लेकिन उनको जो स्टेटमेंट एक है कि भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है, वो नहीं होती है एक कोशिका के जीवों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस जीव में उसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड जिसको बोलते हैं नहीं होती, पृष्ठरज्जु नहीं होती। किस जीव में उनके जीवन चक्र में किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो जीव होगा, वो कौन सा होगा, वो होलोजोथूरिया जीव होगा ना, उसमें क्या होता है पृष्ठरज्जु या जिसको नोटोकॉर्ड भी बोलते हैं वो नहीं होता है। तो ऑप्शन ए होलोथूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत युग्म हमें बताना है। इस पर गलत जो एक ऑप्शन है वो हमें चूज करना है कि धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती प्रो, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब मूल जड़े, और रसायन अनुवर्ती परागनलिका, जलानुवर्ती पुष्प, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जलानुवर्ती क्या होती है, जड़े होती है जो जल के चलते मतलब जल के लिए धीरे धीरे अपनी ग्रोथ बढ़ाती हैं। वो कौन होती है, वो होती हैं जड़े बढ़ाती हैं ताकि जल मिल जाए पौधे को। तो पुष्प नहीं होता। जबकि धनात्मक प्रकाश जो प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं मतलब प्रकाश के लिए बढ़ती जाते हैं ना, प्रकाश के अनुसार उसको प्रो, और गुरुत्वाकर्षण के चलते जैसे मूल जड़ी, हाँ जड़ी गुरुत्वाकर्षण के चलते बढ़ती है और जल के अनुसार। रासायनिक अनुवर्ती परागनलिकाएं होती है, ये भी सही है, रसायनों के चलते जो बढ़ती हैं जिनकी लंबाई बढ़ती है। जबकि जलानुवर्ती पुष्प नहीं होता, वो जड़ें ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन जल या अम्लों की से अभिक्रिया नहीं करता। कोई एक धातु ऑक्सीजन है, इनमें से कौन सा जल या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता, कौन सा नहीं करता। तो इसको सोना बोलते हैं ना, एयू, वो ना तो जल से ना ऑक्सीजन से ना अम्लों से अभिक्रिया करता है। जबकि Fe मतलब लोहा कॉपर और ये जो सोडियम है ये सभी अभिक्रिया करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। शीतल जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, वो धातु है सोडियम, जो है वो धातु है। का राइट आंसर सोडियम हो जाएगा, जो शीतल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। 29वें क्वेश्चन की बात करें तो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ तप्त करके मैग्नीज का निष्कर्षण किया जाता है। इस अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैग्नीज जो डाइऑक्साइड है उसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो मैग्नीज का निष्कर्षण होता है। तो इसके संबंध में जो सही स्टेटमेंट है ना वो है, यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। उष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, और अवशोषित नहीं करती, उष्मा शोषित नहीं होती। मैग्नीज ठोस के रूप में उत्पादित होता है, ये भी गलत है। बाकी तीन स्टेटमेंट गलत है। इसका राइट आंसर ए है। अगर इस तरीके से कोई अभिक्रिया है तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आवर्त सारणी है ना, उसमें बाएं से अगर दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो अगर आकार बढ़ेगा तो जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। नीचे जाएंगे तो भी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो हमें बाएं से दाएं देखना है। तो क्या पूछ रखा है, बाएं से दाएं और घटता जाता है और शीर्ष से आधार की ओर बढ़ता है, शीर्ष से आधार की ओर बढ़ता जाता है। तो अभी हमने देखा, देख तो त्रिज्या हो गई, त्रिज्या है ना परमाणु की जो त्रिज्या है, ये चाहे ऊपर से नीचे आ जाओ आप, चाहे लेफ्ट टू राइट चले जाओ, ये बढ़ती जाएगी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या। जबकि आयन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की बंधुता और वैद्युत ऋणात्मकता है ना, धीरे धीरे घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्पादन संभावना वक्र जिसको फ्रंटियर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नहीं चूंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र पर एक पण्य मतलब वस्तु के उत्पादन को दूसरे पण्य यानी वस्तु के उत्पादन में परिवर्तन किए बिना बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो सिद्धांत है जिसको फ्रंटियर वक्र भी बोलते हैं ना, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उत्पादित वस्तुओं पर। जिसमें एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूसरे के उत्पादन में भी परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसी वस्तु के लिए कीमत लोच की मात्रा का निर्धारण कैसे किया जाता है। आर्टिकल 30 जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो कीमत लोच की मात्रा का निर्धारण। अब चूंकि इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है ना कीमत लोच, उससे ये शायद तीसरा पेपर है जिसमें मैं कीमत लोच के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कीमत लोच, वस्तु की कीमत लोच की मात्रा का निर्धारण करने कैसे किया जा सकता है। एक तो उस वस्तु की
कीमत मात्रा में आवश्यक विलासितापूर्ण, मतलब वस्तु कैसी है, आवश्यक वस्तु है या विलासितापूर्ण, तो ये भी निर्धारण में, इसका मात्रा का निर्धारण करने में यूजफुल है, एक कारक बन जाता है। इस आधार पर कि किस सीमा तक वस्तु का विकल्प उपलब्ध है, कितनी वस्तु, कितनी मात्रा में वस्तु उपलब्ध है, ये भी आधार बन जाएगा एक। और अर्थव्यवस्था पर आय में वृद्धि की दर के आधार पर, तो ये कोई आधार नहीं होता किसी वस्तु की कीमत लोच की कि आपकी आय कितनी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था में आय कितनी वृद्धि हो रही है, ये आधार नहीं बनता। जबकि उपभोक्ता बजट में वस्तु के सापेक्ष महत्व के आधार पर, किस वस्तु का महत्व कितना अधिक है, इसके आधार पर भी लोचशीलता स्टार्ट हो जा सके, लोचशीलता की मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। तो 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः स्थिर कारक ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर के रूप में कार्य करता है? तो जो व्यक्ति इनकम होती है ना, पर्सनल जो इनकम होती है ना, वो करती है स्वतः स्थिर कारक, ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर के रूप में काम करते हैं। चाहे राजरिक, जो राजकोषीय या मौद्रिक कोई सी भी नीतियां हो, उनमें जो पर्सनल इनकम होती है ना, वो ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर के रूप में काम करती है। जबकि जो रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, OMO बॉन्ड कीमत, ये स्वतः स्थिर कारक के रूप में, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के रूप में कार्य नहीं करते। क्योंकि क्या होता है ना, ये RBI के द्वारा नियंत्रित होती है। RBI जब चाहेगा तो बढ़ा इनको सकता है, घटा सकता है, तो इस सौते को थोड़ी ना हुई। जब पर्सनल इनकम है ना, तो वो महंगाई के हिसाब से व्यक्ति अपने इनकम को अपना यहाँ पे एडजस्ट करता रहता है। तो ये इनकम स्वतः स्टेबलाइजर के रूप में इस तरीके से काम करती है। जननांकिकीय संक्रमण मॉडल में निम्नलिखित के किस चरण में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही आमतौर पर कम होती जाती है? तो जो लास्ट जो चरण होता है ना, अंतिम निम्न स्थिर चरण, उसमें जन्म दर भी घटती जाती है और मृत्यु दर भी घटती जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है ना 34 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 35 क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवास को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करता है? प्रवास को अपने आप बढ़ावा देने वाला एक कारक कौन सा है? तो वो है उच्च मजदूरी। जब कोई भी मजदूर है जिसको पता चलता है कि किसी दूसरे क्षेत्र में जाने से उसको मजदूरी और ज्यादा मिल रही है, अधिक मजदूरी मिल रही है, तो वो प्रवास करेगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काम करेगा। तो उसमें जो कारक हो जाएगा वो आ जाएगा बी, उच्च मजदूरी। ज्वालामुखी उद्गार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले गर्त को क्या कहते हैं? जो ज्वालामुखी ऐसे उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार में शीर्ष पर एक कटोरीनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरीके से, कटोरीनुमा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं, ज्वालामुखी वीवर इसको हिंदी में, वैसे क्रेटर बोलते हैं इसको, क्रेटर कॉर्डिलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मानचित्र में किस स्थान की निरपेक्ष अवस्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस की आवश्यकता होगी? जैसे आपका घर है, आपकी लाइब्रेरी या आपके स्कूल, जिसकी भी जगह पे आपको ये देखना है कि हमारा घर किस स्थिति पर है, आपको किसी को एड्रेस बताना, आपको एग्जैक्ट बताना हो, तो आपको नीड पड़ेगी किसकी? एक तो आपका घर किस अक्षांश पर है, तो किस देशांतर पे, मान लीजिए यहाँ पे है, तो आपको सिर्फ अक्षांश के भरोसे तो नहीं बता सकते, क्योंकि आपने बता दिया कि आपका घर है जो 30 डिग्री अक्षांश पर है। तो 30 डिग्री अक्षांश तो पूरे पृथ्वी पर एक पूरी ऐसी काल्पनिक रेखा है जिस पर 30 डिग्री है, लेकिन आप देशांतर बता देते हो कि 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री अक्षांश पर, और मान लीजिए 15 डिग्री देशांतर पर है, ये 15 डिग्री देशांतर मान ले, तो फिर वो यहीं पे कट करेगा कि 30 डिग्री की लाइन पर, जहाँ पे 15 डिग्री का देशांतर कट कर रहा हो वहां आपका घर हो जाएगा। तो यही एग्जैक्ट लोकेशन के लिए दोनों की आवश्यकता होगी, इस स्थान पर अक्षांश एवं देशांतर दोनों की आवश्यकता होगी। पवन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? तो पवन की चाल मापी जाती है पवन वेग मापी के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नदी मार्ग में अंततः जब विक्षेपण एवं जीर्ण विसर्प अवरुद्ध हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? देखो, जैसे जैसे नदी विसर्पित होती जाती है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो विसर्पित होती होती इस तरीके से मुड़ जाती है, और फिर मेन नदी है ना, वो इससे कट के एक सीधी नदी में मतलब सीधी नदी का निर्माण कर लेगी, और ये एक नदी एक झील सी बन जाएगी, कट जाएगी, इसमें पानी जाना बंद हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं गोखुर झील, जिसको कछार भी बोलते हैं हिंदी में, गोखुर झील। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस काल के दौरान चोलिस्तान क्षेत्र में स्थित अधिकांश पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग कर दिया गया था? तो हमें बताना है कि किस डेट बता रहा है कि किस डेट के लगभग किस शताब्दी में जो चोलिस्तान क्षेत्र में अधिकांश पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थल है उनका परित्याग कर दिया गया था। तो लगभग 1800 ईसा पूर्व में इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 1800 ईसा पूर्व में सब कर दिया गया था। माध्यमिक शाखा के मूल ग्रंथ जो माध्यमिक कारिका है ना, ये देखो यूपीएससी सीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जो नागार्जुन की है ये माध्यमिक कारिका, इसके रचयिता कौन है? नागार्जुन है। माध्यमिक शाखा निम्नलिखित
सांस्कृतिक साहित्यों में रचनाओं एवं उनके रचनाकारों का कौन सा युगम सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो जो है सामदेव की कथा सरित सागर सही है, अश्व घोष का बुद्ध चरित सही है, विल्लन की विक्रमांग देव चरित है, जबकि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन वासवदत्ता कालिदास की नहीं, वसुबंधु की है, वसुबंधु की है। आपको कालिदास की कुछ रचनाओं के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो इसका राइट आंसर गलत पूछ रखा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो मथुरा कला शैली निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मूर्तियां मुख्यतः किस मुद्रा में पाई जाती है? तो अभय मुद्रा जो है, आशीर्वाद देते हुए खड़े हुए ऐसे आशीर्वाद हाथ से ऐसे हस्त मुद्रा जैसे, तो उसको बोलते हैं अभय मुद्रा, उसमें पाई गई मथुरा शैली में। 43वें क्वेश्चन हो गया। 44वें क्वेश्चन में तो मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का संबंध किससे है, किन पुरातात्विक अवशेषों से? तो जो मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र है उसका संबंध किससे है? पहला स्टेटमेंट इसमें कह रखा है बुलंदी बाग राजगृह, फिर कुम्भहार, मोचरिम, कुम्भहार, बुलंदी बाग, कुम्भहार और जलालगढ़, इसमें ये जो दे रखा है मौर्य काल से हमें संबंध बताना है तो सी आंसर हो जाएगा। कुम्भहार जिसको कुम्भहार भी बोलते हैं और बुलंदी बाग से क्या मौर्यकालीन पाटलिपुत्र राजधानी है, उसके पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। पुराणों में सातवाहनों की पहचान निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? आंध्र से। आप देख लो, आंध्र बोला जाता था पुराणों को, लेकिन एक उसको सातवाहनों को पुराणों में। पर एक बात बता दूं आपको, ये जो सातवाहन वंश है ना, बैक टू बैक तीसरी साल होगी इसमें सातवाहन वंश से क्वेश्चन पूछा है। पहले साल पूछा था कि मातृवंशीय थे या पितृवंशीय थे, कैसे कैसे काम करते थे। दूसरे में पिछले ही साल उनके बारे में बता रखा था, उनके राजाओं के बारे में कुछ। इस बार पूछ रखा है उनको क्या कहा जा रहा था। तीसरा साल बैक टू बैक था जब आंध्र या सातवाहनों के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो अब हमारे क्वेश्चन पॉलिटी के स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है? मतलब एक शक्ति इन चारों में से एक ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए सेम है। सलाहकारी शक्तियां केवल सुप्रीम कोर्ट को है, तो ये गलत हो जाएगा। न्यायालय के समक्ष लंबित वाद या मामले को कंप्लीट जस्टिस जो है आर्टिकल 142 के तहत जो दिया जाता है वो केवल सुप्रीम कोर्ट को है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को है। तो कोर्ट अभिलेख न्यायालय जो शक्ति है ना, ये दोनों के पास है। आर्टिकल 129 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट, और 215 आर्टिकल है उसमें ये राज्य उच्च न्यायालयों के लिए है। तो ये जो सी आंसर है वो दोनों के लिए है। इसके अलावा विशेष इजाजत याचिकाओं को मंजूरी नामंजूरी देने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत का संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है? मूल अधिकारों के रूप में किसकी गारंटी नहीं देता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रखा है। तो देखो, संपत्ति समता, शोषण और व्यापार कारोबार करने का अधिकार 19 के तहत शोषण हो जाएगा। 23, 24 आर्टिकल समता, आर्टिकल 14। लेकिन संपत्ति का अधिकार है ना, पहले जो था 19 के अंतर्गत था, लेकिन इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अभी फंडामेंटल राइट मूल अधिकार अभी नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 48वां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत का संविधान अनुच्छेद 139 में और अनुच्छेद 144 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं करता। गलत। जो दंड देने की शक्ति है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर, एक तो पहली बात दोनों को है, आर्टिकल 215 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को है। तो केवल नहीं है, दंड देने के उच्चतम न्यायालय में निहित करता, ये गलत है और यही गलत है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी 3 सही है कि सलाहकारी जो अधिकारिता है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में है। राय मांगी जाए तो राष्ट्रपति को राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है, मतलब राय दे भी सकता है, मना भी कर सकता है। लेकिन कुछ मामले होते हैं, कुछ मामले हैं जो एक्सेप्शन है, जिनके लिए उसको राय देना ही पड़ता है। जैसे संविधान, जब संविधान बना तो उससे पहले का कोई मामला है तो उससे संबंधित अगर निर्णय देना है, जो सलाह मांगी हो किसने, राष्ट्रपति ने, तो उसके लिए सलाह देना ही पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए आबद्ध कर रही, सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो सभी के लिए बाध्यकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? एक स्टेटमेंट चुनना है, इसमें 15 और 10 सदस्य से अधिक नहीं होते, ये गलत है। इसके अलावा 15 और 7 आएंगे। वित्त मंत्री विधानसभा का सब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है, अध्यक्ष वित्त मंत्री नहीं होता इसका। समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल सही है। ऐसी प्रकार की समिति है ना, उनका कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। राज्यसभा में शामिल किसी समिति के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा से अनिवार्य होने के बावजूद बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया। सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 साल के लिए होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता की बात कर रहा, इसने क्या किया हो? एक तो भारत के राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधि
वेत्ता हो। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही होगा। किसी, यही आंसर आ जाएगा, लेकिन किसी उच्च अधिवक्ता को जिसने किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय को, गलत, सुप्रीम कोर्ट की बात रख कर रखा है तो हाई कोर्ट में होना चाहिए। किसी भी न्यायालय, क्या मतलब, हाई कोर्ट में 10 साल का कम से कम वकील रहा हो। किसी उच्च न्यायालय में ये न्यायाधीश को जो कम से कम 3 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, नहीं कम से कम 5 साल होना चाहिए वो न्यायाधीश। और किसी व्यक्ति को कम से कम 15 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रहा हो, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। उसको उस जो है हाई कोर्ट में तो या 10 साल का होना चाहिए, न्यायाधीश है तो 5 साल तक न्यायाधीश हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट में इस तरह का। और यदि राष्ट्रपति की राय में किसी को कि ये कोई परंपरागत क्या है, पारंगत विधि नियुक्त है, तो उसको भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के क्वांट के क्वेश्चन हो गए। तो क्वांट के क्वेश्चनों का तो हम ही, हमारा सीधा सा फंडा है कि इनके लिए तो हम अलग से सीरीज स्टार्ट कर ही चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें ही हम, क्योंकि हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं यूपीएससी सीसेट डेली प्रैक्टिस सीरीज के नाम से, तो ये एक अलग से सीरीज, ये और आने वाली 2025 तक हम पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो केवल इसमें सीएपीएफ के पिछले 10 साल के हम क्वांट के और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे मात्र। उनका सॉल्यूशन अभी के लिए मैं आपको केवल आंसर वगैरह बता रहा हूँ, केवल आंसर बता रहा हूँ। आप इसके आंसर के बेस पर अपने पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है 51 का क्वेश्चन, अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हो तो आपका आंसर सी आना चाहिए। और यदि 52 को क्वेश्चन को अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो आपका आंसर आना चाहिए बी। और यदि आप 53 के क्वेश्चन को करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए सी। और यदि आप 54 के क्वेश्चन को करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए बी। और 55 का क्वेश्चन में आपका आंसर आना चाहिए क्या, डी आंसर आना चाहिए सोमवार। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 56वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, गलत स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर उसकी क्षमता से धीमी होती है तो बेरोजगारी दर में वृद्धि हो जाती है। बेरोजगारी दर बढ़ेगी जिस जिस दर से अर्थव्यवस्था बढ़ना चाहिए वो जैसे जैसे स्लो बढ़ रही है, तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। सही स्टेटमेंट है, गलत पूछ रखा है तो ये आंसर नहीं होगा। कुछ विशेष वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होने या स्वचालन ऑटोमेशन के कारण नौकरियां समाप्त हो जाती हैं तो संरचनात्मक रोजगार का सृजन होता है। ये भी सही है, सही नहीं है, गलत बताना है। तो क्या होता है, मशीनें जब आ जाएंगी ना तो स्किल के अनुसार काम बचता नहीं है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी स्टार्ट हो जाती है। और ऑटोमेशन के कारण क्या होता है, नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, संरचनात्मक रोजगार क्या होता है, सर्जन करना होता है। अर्थव्यवस्था में मंदी के परिणाम स्वरूप चक्रीय बेरोजगारी होती है। बिल्कुल सही है, जब मंदी की स्थिति होती है तो बेरोजगारी चक्रीय हो जाती है, मतलब एक से दूसरे में बेरोजगार की दर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और पूर्ण रोजगार की स्थिति में मापित बेरोजगारी दर नकारात्मक होती है। अगर पूर्ण रोजगार है उस स्थिति में बेरोजगारी दर नकारात्मक कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जब बेरोजगारी क्या है, पूर्ण बेरोजगार है, तो यही गलत हो जाएगा। और गलत ही हमें आंसर देना, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का क्वेश्चन, उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर जीडीपी के पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति अंतराल। जीडीपी सॉरी इन्फ्लेशन गैप के रूप में जानते हैं उसको। कब, जब जो वास्तविक जो रियल जीडीपी होती है ना उसका संतुलन स्तर किस पर, जो नॉमिनल जीडीपी होती है सकल घरेलू उत्पाद जो है उस पर उसके पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, मुद्रास्फीति अंतराल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 58वें क्वेश्चन में किसी भी चीज को मुद्रा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसमें होनी चाहिए कि कोई भी चीज क्या है, मुद्रा है, ऐसा मानने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए ये हमें बताना है। पहला है विनिमय प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना। सही है, मध्यवर्ती अगर आपका जैसे आपका नोट है उसको मुद्रा बोलते हैं, तो वो मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, आपको चीज वो दे रहा है, आप बदले में क्या दे रहे हो, वो पैसे दे रहे हो या मुद्रा दे रहे हो, तो ये होना चाहिए ताकि कोई किसी वस्तु को मुद्रा कहने के लिए। दूसरा, कीमत उद्धृत करने की कोई मानक इकाई, हाँ एक स्टैंडर्ड इकाई होनी चाहिए जो उसकी कीमत निर्धारण करे। अवश्य ही सरलता से विभाजित होना चाहिए, सरलता से मतलब उसको आसानी से डिवाइड किया जा सके, विभाजित हो जाए। जैसे अपन 100 का छोटा ले लेते हैं ना, वैसे वैकल्पिक रूप से उच्च प्रयोग में उच्चतर मूल्य होना चाहिए। ये कोई कंडीशंस नहीं हो, ये गलत है, ऐसी कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को क्या
मुद्रा के रूप में मान्यता देने के लिए। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वर्ष 2019, 2009, 10 और 2 से 2018-19 मतलब 10 साल में सकल वर्धित जो मूल्य है जीवीए के सेक्टर वार, इससे यह दर्शाते हैं कि भारत में इन वर्षों में जीवीए में सेवा सेक्टर के हिस्से में वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम वृद्धि हुई है? इनमें से कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, अधिकतम वृद्धि हुई है? तो जीवीए की बात कर रखा है पिछले 10 साल में, तो किस सेक्टर में सबसे ज्यादा जीवीए में वृद्धि हुई है पिछले 10 साल में? वो हुई है किसमें? वित्तीय, स्थावर संपदा जिसको जमीन जायदाद बोलते हैं, व्यावसायिक सेवाएं, इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जीवीए, जीवीए मतलब मीडिएटर वस्तुओं का भी मूल्य शामिल नहीं करते उसमें। तो इन सारी चीजों में किसमें? वित्तीय, स्थावर संपदा एवं व्यावसायिक सेवाओं में। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। रोजगार स्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के किस प्रकार के सेक्टरों, रोजगार के आधार पर दो सेक्टर होते हैं, संगठित और असंगठित रोजगार। ये आंसर आ जाएगा। लेकिन में से कौन सा व्यावसायिक अपक्षयण का प्रकार नहीं है? रासायनिक अपक्षयण, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये सारी रासायनिक अपक्षय के संक्षारण इसको बोलते हैं, उसी के उदाहरण है। तो इनमें कौन सा एक है जो रासायनिक अपक्षयण का उदाहरण नहीं है? तो जो लवण क्रिस्टल वर्दी है ना, ये रासायनिक अपक्षयण का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि कार्बोनेटीकरण, घोल, जल अपघटन और ऑक्सीकरण, ये सारे रासायनिक अपक्षयण के क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्वत, वलित पर्वत दे रखे हैं और द्वीप महाद्वीप दे रखा है, हमें मिलाना है। ये कौन सा कहाँ है भाई? यूराल कहाँ है? यूराल पर्वत है रूस में। और अल्पेशियन पर्वत की अगर हम बात करें तो अल्पेशियन पर्वत कहाँ पे है? अल्पेशियन पर्वत जो उत्तरी अमेरिका है वहां पे। ड्रैकन्सबर्ग, एंडीज कहाँ पे है? एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की। और जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है वो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, 3, 4, पहले में 3, दूसरे में 2, तो दूसरे में 4, तीसरे में 2 और 1, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 63वें क्वेश्चन की, तो लो अयस्कों की बात कर रखा है, 4 दे रखे हैं, लो अयस्क दे रखे हैं। भारत में कौन कौन सा पाया जाता है वो हमें बताना है। तो भारत में मेनली हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। ये लिमोनाइट और सिडेराइट है तो लो अयस्क, लेकिन ये भारत में नहीं पाए जाते। मुख्य रूप से तो ये 2 ही पाए जाते हैं, 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आसन कंजर्वेशन कहाँ स्थित है? तो जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है वो अवस्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 65वें क्वेश्चन की, तो 65वें क्वेश्चन में प्रारंभ में सिख गुरु धर्मोपदेश थे, धर्मोपदेशक देते मतलब धर्म उपदेश देते थे प्रारंभ में। देन उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया था शुरू में तो, लेकिन बाद में गुरु अर्जन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को अपनी शुभकामनाएं दी। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है क्या? राजनीति में गुरुओं का हस्तक्षेप। तो ये सही है। गुरु अर्जुन के कमोबेश अनिवार्य आध्यात्मिक कर की व्यवस्था की शुरुआत करके वित्त जुटाने का प्रयास किया गया, जिसे उनके मनसद कहे जाने वाले प्रतिनिधि द्वारा संग्रहित किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट इसके क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वें क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो कुतुब मीनार के बारे में है कि मूल रूप से 4 मंजिला थी, लेकिन दिल्ली के किस सुल्तान ने 5वीं मंजिल जोड़कर इस ढांचे की ऊंचाई में वृद्धि की थी, हमें बताना है। तो जो फिरोज शाह तुगलक है इसने 5वीं मंजिल जोड़ी थी इसमें, जिससे इसकी ऊंचाई में क्या हो गया था? वृद्धि हो गई थी। पहले 4 ही थे मूल रूप से। दक्कन सल्तनत दे रखा है, उसमें संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं और उनसे रिलेटेड कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो जो निजाम शाही थे वो बीजापुर अहमदनगर से संबंधित थे, तो ये गलत हो जाएगा। बीजापुर से संबंधित नहीं थे, निजाम शाही अहमदनगर से संबंधित थे। तो उसके अलावा फरीद शाही बीदर से संबंधित थे, ये सही है। कुतुब शाही गोलकुंडा से सही है। इमाद शाही बरार से संबंधित थे, इमाद शाही बरार। तो निजाम शाही जो कि बीजापुर से नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विचार, मतलब सही कथन पर हमें बताना, विचार करना पर के शासनकाल में पंजाब में माओवाद तक बड़े क्षेत्र में जब्त प्रणाली लागू की गई थी। जब्त प्रणाली, इसको दहसाला प्रणाली भी कहते थे कि पिछले 10 साल के जो आप जो कर वसूल रहे थे ना, तो पिछले 10 साल में फसल के उत्पादन कितना हो रहा है उसके औसत के आधार पर इसको जब्त प्रणाली या दहसाला प्रणाली कहते थे, कर वसूलने का। दूसरा, जो 17वीं शताब्दी के उत्तर भारत में कनकूत प्रणाली, जब्त प्रणाली कमजोर पड़ गई थी। मतलब धीरे धीरे ये प्रणाली कमजोर इसलिए पड़ गई थी क्योंकि फिर बाद में अनुमान के आधार पर शाहजहां, जहांगीर, इन्होंने अनुमान के आधार पर जो क्या था कर वसूलना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए दोनों सही है, एकदम सही है दोनों स्टेटमेंट। इनमें से किसने अपने सहयोगियों को सचेत किया कि संविधान सभा
अंग्रेजों की बनाई हुई, और यह वैसी ब्रिटिश योजना बना रही है, ब्रिटिश जैसा होते हुए देखना चाहते हैं। तो ये किसने कहा था? तो जो सोमनाथ लाहिड़ी है ना, उसने कहा था। ये स्टेटमेंट है कि संविधान सभा अंग्रेजों के द्वारा बनाएगी और अपने अंग्रेजों की जैसी होना, जैसा भी चाहते थे ना वैसा बनाना चाह रही है देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो अध्यक्ष के निर्वाचन कब होगा, तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है। दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत बताना है दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तर्कसंगत आधार के बिना दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए। ये भी सही है। दैहिक स्वतंत्रता को न्यायिक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जो है बस कॉर्पस है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके द्वारा दैहिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमारे आंसर के प्रोस्पेक्टिव से गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए नहीं, यानी गलत स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर डी, ये जो एक गोपालन केस है ना, एक गोपालन वर्सेस मद्रास केस राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विधि के सम्यक प्रक्रिया को घटा था। नहीं, मतलब विधि के सम्यक प्रक्रिया को इस केस में नहीं घटा था, एक गोपालन केस में नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, और यही हमारा आज का आंसर भी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रखा है कि गलत छानना है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही है। सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं। सेम टू सेम डिट्टो कॉपी हुआ है पिछले साल के क्वेश्चंस में। ये की स्टेटमेंट था उसमें भी कि ये मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते। केवल जो 39B और 39C है ना, वो अभिभावी हो सकता है आर्टिकल 31 के ऊपर। तो बी गलत है, और गलत ये हमें चाहिए। इसके अलावा और बाकी तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लीगल पीरियड और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, ये DPSP की मेन मोटो जो रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 73वां क्वेश्चन, 73वें क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन बताना है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से। तो उद्देशिका के मूल रूप से पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य पद नहीं था, मूल रूप से नहीं था, ये बिल्कुल सही है। गलत बताना है, ये बिल्कुल सही हो गया ना। इसके अलावा उद्देशिका में भारत के संविधान की मूल संरचना निहित है, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग केसेस के माध्यम से ये बताया, तो ये भी सही हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट, उद्देशिका को अपने आप में किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि उद्देशिका को हम न्यायालय में जाके बदल नहीं सकते, या न्यायालय में इसका अगर उल्लंघन वगैरह होता है तो न्यायालय में नहीं जा सकते इसके लिए। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी और DPSP भी गैर परिवर्तनीय है, इसी प्रकार उद्देशिका भी गैर परिवर्तनीय है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो क्या है, बिल्कुल सही है, और ये हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि गलत सिलेक्ट करना गलत हो जाएगा। डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहां वादा स्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक के रूप में उद्देशिका पर विचार नहीं किया जा सकता। नहीं, क्यों नहीं किया जा सकता? ये गलत है। अलग अलग केसेस के बेस पर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया गया है कि जहाँ मतलब ये जो उद्देशिका है ना, संविधान के मूल दर्शन को स्पष्ट करते हैं। जहाँ पे कोई भी ऐसा लगेगा कि कोई कंफ्यूजन होगा संविधान के किसी भी प्रावधान में, तो उसके लिए हम इसका उद्देशिका का यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस के बेस पे कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74वें क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन गण जो इलेक्टोरल कॉलेज निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बोल रखा है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तो सही है। लोकसभा के और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य उन्होंने तो नहीं आएंगे। राज्यसभा की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं की निर्वाचित चाहिए, लेकिन जो राज्य विधान परिषद है ना, उसके सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। मतलब इसमें राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य शामिल नहीं होते, केवल 3 इसमें गलत बताना था, गलत 3 आ जाएगा, केवल सी आंसर आ जाएगा। इसके अलावा क्वांट का क्वेश्चन 75 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूं, ये आंसर आएगा 10,800। और 76वें क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा आपको, सी आंसर आएगा। 77 में आंसर आएगा बी। आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करो। 78वें क्वेश्चन की बात करें तो सी आंसर है। 79वें क्वेश्चन की बात करें, 77वें क्वेश्चन में मैंने बी बता दिया ना, 77वें क्वेश्चन में बी आएगा, 78वें में सी आएगा, 79वें क्वेश्चन में आएगा डी आंसर आएगा 1560, और 80वें क्वेश्चन कोविड वाले क्वेश्चन में डी आंसर आएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुखमरी एवं महामारी के कारण होने वाली व्यापक मृत्यु निम्नलिखित में से किसका विलक्षण है? अगर भुखमरी से और महामारी के कारण मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है, जिसका मतलब है सीधा सीधा कि क्या हो रहा है, अकाल पड़ा हुआ है। किसानों को प्रोत्साहित देने के लिए प्रत्येक बुआई से पहले
मौसम में, बुआई से पहले मौसम में पहले सरकार के द्वारा जो घोषित की जाने वाली कीमत को क्या कहते हैं, एमएसपी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो पिछले ही साल से रिपीट हुआ है एमएसपी वाला क्वेश्चन। इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो बुआई से पहले सरकार के जो इनिशिएटिव, जो प्रोत्साहन दिया जाता है ना, इंसेंटिव दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एमएसपी बोलते हैं उसको। कौन, पिछले में तो ये भी दे रखा था कि कौन इसको जारी करता है। गुहा, तोरण, आर्क, स्टैक, स्टंप निम्नलिखित में से किसकी दृश्य भूमि या लैंडस्केप है। गुहा हो गई, तोरण इसको आर्च भी बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, स्टंप बोलते हैं। तो ये किसके किसके कारण बनते हैं ये सारी चीजें, तो ये बनती हैं, तरंगे होती है ना उसके द्वारा। सैस, ये अलग अलग तरंगे होती हैं, सैस तरंग अलग होती है, स्टैक, स्टंप, ये सारी तरंगों के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में बताना है हमें कि सही कौन कौन से स्टेटमेंट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पूर्णतः अनुर्वर होती है। अब आपको ना यहाँ से देखना, यूपीएससी ने जो आंसर माना है ना वो इसको सही माना है, लेकिन ओवरऑल देखे ना तो इसमें लिख रखा है पूर्णतः अनुर्वर होती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्र में, हाँ माना कि जैसे वहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है तो जो ह्यूमस होते हैं, वो जो पोषक तत्व होते हैं वो निक्षालन की वजह से नीचे चले जाते हैं। तो लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि वो बिल्कुल ही अनुर्वर होती, पूर्णतः अनुर्वर, ये तो नहीं हो सकती। मतलब ये तो गलत होना चाहिए। और वनस्पति सदापर्णी है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है, तो सही है। और वृक्षों द्वारा आच्छादित मरुस्थल के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो वैसे ये स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट तो नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने इसको करेक्ट माना है, मतलब इसको भी करेक्ट माना है। इसको इस वेस पे हम जस्ट इसलिए सही माना होगा कि जैसे पेड़ों के नीचे क्या होता है, पेड़ बहुत ज्यादा है और पोषक तत्व तो है नहीं, तो वहाँ की जो मृदा है ना उसको मरुस्थल के रूप में देख सकते हैं। वृक्ष द्वारा आच्छादित, जो वृक्ष भी है लेकिन फिर भी मरुस्थल है, इस तरीके से इसको सही मान सकते हैं। वहीं भी अत्यधिक उत्पादक भूमि आधारित पारिस्थितिक तंत्र भी होते हैं, अत्यधिक उत्पादक भूमि आधारित, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यूपीएससी ने इसके चारों आंसर सही माने हैं। ओवरऑल देखे तो सब केवल सटीक आंसर देखना हो, केवल 2 और 4 स्टेटमेंट ही सही आएंगे। तो इसके तो ये क्वेश्चन जो था 84वां, यूपीएससी ने इसका डी आंसर माना। निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि कुछ क्षेत्रों में लवण जल को वाष्पित करके साधारण नमक प्राप्त किया जा सकता है। तो शुष्क मृदा होती है ना, उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में शुष्क मृदा होती है वहां पे इनको जल, उसमें जो थोड़ी बहुत जल बचा हुआ है उसको वाष्पित करके लवण की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 86वें क्वेश्चन की, तो कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं इनमें। तो पहला स्टेटमेंट बोल रखे 1560 के दशक में अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। फतेहपुर सीकरी 1570 के दशक में अकबर ने सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के सफेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण भी प्रारंभ किया था। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथे स्टेटमेंट बात करें 1585 में अकबर ने वापस आगरा को राजधानी स्थानांतरित कर दिया। गलत है, राजधानी को उन्होंने लाहौर शिफ्ट किया था, आगरा को नहीं। आगरा को वापस राजधानी नहीं बनाया था 1585 में। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 87वें क्वेश्चन की, तो विजयनगर के जो अमर नायकों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विजयनगर में अमर नायक किसको बोलते थे, ये सैनिक कमांडर थे और राय शासकों द्वारा शासन करने के लिए राज्य क्षेत्र, इनको राज्य क्षेत्र दिया जाता था ताकि विशासन कर सके। एक प्रकार के कमांडर, सैनिक कमांडर रहते थे, तो सही है पहला स्टेटमेंट। उनकी सेवा के बदले उन्हें सैन्य दल के रखरखाव के लिए भी नकद भुगतान भी किया जाता था, ये भी सही है। ये निर्धारित सैन्य दल एवं हाथी रखते थे, ये निर्धारित सैन्य दल एवं हाथी रखते थे, ये सही है। लेकिन ये गलत, फिर ये गलत हो गया। सैन्य दल के रखरखाव के लिए उन्हें नकद भुगतान किया जाता था सेवा के बदले, नहीं इनको जागीर दी जाती थी। मतलब फिर राजा के वार्षिक रूप से कर भेजते थे और अपने स्वाभिमान शक्ति के लिए अभिव्यक्ति के रूप में उपहारों के साथ राज दरबार में उपस्थित होते थे। मतलब क्या होता था, इनको भूमि दी जाती थी जिस पर ये क्या करते थे, कर वसूलते थे, ना कि इनको नगद वेतन नहीं दिया जाता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये 3 बाकी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना बी आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। तो इसका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। थोड़ी माइनर मिस हो गई थी मेरे से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित युग्म कौन सा है वो बताना है हमें। कि ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हो चुका है अलग अलग स्टेटमेंट में, कि किसने स्थायी बंदोबस्त की, मालवाड़ी हो गया, रैयतवाड़ी, इसमें एक साथ दे दिया गया। स्थायी बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793, ये बिल्कुल सही है। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है हेक्टर मुनरो, कैप्टन रीड, ये भी सही है 1820।
और महलवाड़ी बंदोबस्त जो है होल्ट मैकेंजी का था। ये तीनों के तीनों सही स्टेटमेंट है, तीनों के सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 89वां क्वेश्चन, इनमें से किसने हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करके निजाम उल मुल्क से निजाम उल मुल्क आसफ जहां की उपाधि धारण की थी? तो कौन था वो जिसने आसफ जहां की उपाधि धारण की थी, निजाम उल मुल्क? तो जो चिनकिलिच खान था, ये हमारी जो मॉडर्न इंडिया की रिवीजन सीरीज है ना, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है इसको। चिनकिलिच खान है ना, उसने आसफ जहां की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 90वें क्वेश्चन की, तो 90वें क्वेश्चन कहते हैं किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा प्रदान नहीं किया गया है? मतलब इनमें से एक अधिकार है जो व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन एवं दंड के विरुद्ध संरक्षण, ये आर्टिकल 20 हो जाएगा, ये सही है। अपने विरुद्ध अभियोजन के समर्थन के साक्ष्य के रूप में हस्तलेखन का नमूना देने से इनकार करना फंडामेंटल राइट है, ये भी बिल्कुल सही है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य के रूप में कार्य करना, ये बिल्कुल गलत है, ये भी आर्टिकल 20 के ही अलग अलग है आत्माभिशंसन से, और ये भूतलक्षी प्रभाव भी नहीं रखते। और दूसरा, अपने खिलाफ आपको साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, तो यही गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने खुद को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो सी इसमें गलत हो जाएगा, गलत ये हमें बताना था। इसके अलावा अपराध के लिए दोष सिद्धि नहीं ठहराए जाने का अधिकार, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निकाय के बॉडी के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका का गठन करने का प्रावधान नहीं है? किस बॉडी के लिए? नगर पंचायत का भी है, जो भाग 9B में जोड़ा गया है। राज्य में नगर पालिका गठन के लिए आप नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इन तीनों को गठन कर सकते हो। जनसंख्या के बेस पे इनका डिवाइडेशन होता है, लेकिन शहरी पंचायत जैसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। यदि ग्राम पंचायत जैसा है, शहरी पंचायत नहीं है। एक स्टेटमेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन CSE में पहुंचता है। यूपीएस 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों से ग्रसित जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी, राजनीतिक जीवन में हम समान होंगे। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट था। ये जो स्टेटमेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन जैसे 2024 में पूछा था कि राष्ट्र मेरा धर्म हो गया है, गांधी जी का स्टेटमेंट था, तब कहा था, ऐसा पूछ रखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा था ये ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 93 के क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? भारत का राष्ट्रपति है ना, एक तो भारत का राष्ट्रपति हो गया, एक जो लोकसभा स्पीकर, मतलब संसद वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा फेमस है, इससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी वाले सेक्शन से। तो राष्ट्रपति तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन राष्ट्रपति से ही पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्रदान नहीं की गई? एक शक्ति है जो राष्ट्रपति को नहीं है, मतलब नहीं दी गई है। संसद, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कोई शक नहीं, सही है। संसद के किसी सदस्य की निर्णय से संबंधित किसी प्रश्न पर अपने विवेक से निर्णय लेना, अयोग्यता के संदर्भ में संसद के दल बदल का हो या अयोग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेता है? अंतिम निर्णय लेता है लोकसभा का स्पीकर, तो ये गलत हो जाता है किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित, तो ये गलत हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें गलती बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी ऐसे व्यक्ति को समाधान देना जिसे सेना न्यायालय के द्वारा दंडित किया जा सकता है, वीटो। और आर्टिकल 111 समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को, न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाना, ये तो है ही राष्ट्रपति का अधिकार। मेनका गांधी बनाम भारत संघ की 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, गलत बताना है। तो पहला वो रखा है कि यह निर्णय दिया गया इस केस में कि अनुच्छेद 19 और 21 अपरिवर्तनीय है, वोटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, मतलब इनमें चेंज नहीं किया जा सकता, ये कहा गया था, सही है। ये निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित कोई विधि अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं करती, ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। निष्पक्ष विचारण के विचाराधीन अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपात नहीं होता, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, ये सभी बातें कही गई थी, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित कोई विधि अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट का क्वेश्चन 95 के क्वेश्चन का आंसर आपका बी होना चाहिए। और 96वें क्वेश्चन की बात करें तो ए आंसर आना चाहिए 1 लाख। 97वें क्वेश्चन में आपका आंसर आना चाहिए बी 225 ml, मतलब 225 ml। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर आना चाहिए कौन से 98वें क्वेश्चन में आपका आंसर आना चाहिए ए 5200।
और भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस श्रृंखला से जुड़ी हैं? इसको इलायची की पहाड़ियां बोलते हैं ना, ये जुड़ी हुई है पश्चिमी घाट से जुड़ी हुई है। तो 99 क्वेश्चन में डी आंसर आ जाएगा। इसके अलावा नदी दे रखा है और उसकी सहायक नदियां दे रखी है, हमें मिलाना है कौन से किस नदी की सहायक नदी है, ये मिलाना है। तो जो सतलज नदी है ना, सतलुज नदी तो सीधे सिंधु से मिल जाएगी। सिंधु की जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरी है ना, उनमें से एक है सबसे बड़ी, सतलज ही है। कोसी की बात करें तो गंगा की हो गई कोसी, बिहार का शोक, दामोदर को बोलते हैं। कोसी नदी को कहाँ का शोक बोलते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर को, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। तीस्ता नदी हो जाए तो ब्रह्मपुत्र की, और चंबल किसकी है? यमुना की। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 2 1 आंसर आ जाएगा वही 43 21 आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा 100वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 101वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र नदी पतन है? पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन में, डिट्टो रिपीटेशन है कि भारत का एकमात्र नदी पतन कौन सा है? तो जो कोलकाता का है वो भारत का एकमात्र नदी पतन है। निम्नलिखित में से कौन सी मरुस्थल नदी नहीं है, मरुस्थल में स्थित नदी नहीं है? देखो बनास भी, मच्छु और रूपेण तो मरुस्थल में ही है, जिसको रूपारेल भी बोलते हैं रूपेण नदी को। लेकिन जो बराक नदी है पूर्वोत्तर में है, और पूर्वोत्तर में मरुस्थल है नहीं, तो इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नदी परिवहन में नदी संस्तर के साथ साथ चट्टाने लुढ़ककर चलने वाली सर्वाधिक भारी चट्टान किस प्रकार के भार के अंतर्गत आती है? तो जो लुढ़क कर चलती है ना वे चट्टाने, उनको क्या बोलते हैं? तो भार को, किस भार के अंतर्गत वे लुढ़क कर चलती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, कृष्ण भार, कृष्ण भार। नेक्स्ट बात करें नदी परिवहन में नदी संस्तर, ये हमने कर लिया। परवाल में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किन घटकों की आवश्यकता होती है? परवाल में वृद्धि के लिए लवण जल, गलत, लवणीय जल चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। तो लवण जल तो नहीं चाहिए, तो ये तो पहला स्टेटमेंट कट जाता है। तो आंसर क्या आ जाता है? बी आंसर आ जाएगा 2 3 4। निर्मल छिछला लवण जल भी होना चाहिए, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और टेम्परेचर भी एक एवरेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विवर्तनिक प्लेटों का संचालन करने वाली संवहन धाराएं पृथ्वी की किस परत पर पाई जाती है? विवर्तनिक प्लेटों का संचालन करने वाली संवहन धाराएं मेंटल में पाई जाते हैं। ये ज्योग्राफी में हमें अच्छे से पढ़ा भी, आपने पढ़ा होगा। और मेंटल में पाई जाती है ये जो संवहन धाराएं होती हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है इसी से संबंधित है। 106वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम, राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी प्रवृत्तियों के उभार के कारण जो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव पड़ी। एक साल पूछा था कि कौन सा समाजवाद से संबंधित था, उसमें आंसर था जयप्रकाश नारायण। दूसरे साल पूछा था जयप्रकाश नारायण नहीं दिया था, लेकिन उसमें नरेंद्र देव आंसर था, वही समाजवादी विचारधारा से संबंधित था। इसमें दोनों को मिलाकर दे दिया गया है क्वेश्चन। 3 साल है जिसमें ये बैक टू बैक रिपीट हो रहा है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने, किसानों एवं श्रमिक वर्ग से जुड़ने का आग्रह किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसको? कांग्रेस से। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। 107वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो, भारत में आरंभिक उपनिवेशिक काल के दौरान पहाड़ी स्थानों पर इसको हिल स्टेशन स्थापित करने का प्रयोजन क्या था अंग्रेजों का? क्यों हिल स्टेशन स्थापित करते थे? क्योंकि ब्रिटिश सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना ही मैंने। दूसरा, ये ऊंचाई पे जब हिल स्टेशन स्टार्ट करते थे ना, तो इनका मोटिव, एक तो इनके जो ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। इनके जो कंट्री है उनका, जो ब्रिटेन है, उधर भी टेम्परेचर कम होता है, इसलिए भी दूसरा इनका मेन मोटिव तो होता था कि ब्रिटिश सेना की आवश्यकता को पूरा करना, हिल स्टेशन स्थापित करना। यही इनका मेन मोटिव था, हिल स्टेशन स्थापित करने। 108वें क्वेश्चन में कौन धर्म सभा के संस्थापक हैं? धर्म सभा किसकी है? राधाकांत देव की धर्म सभा। 17वीं 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से जाट किसान नेताओं को क्रम से जचाना है, सबसे पहले कौन हुए, सबसे बाद में? तो जो सबसे पहले होते हैं वो गोकुला जाट होते हैं, फिर राजा राम जाट आते हैं, फिर बदन सिंह, सॉरी, फिर चूड़ामन आएंगे और बदन सिंह सबसे लास्ट में आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर आएगा कि पहले आ जाए गोकुला जाट, फिर राजा राम जाट, फिर चूड़ामन जाट, फिर बदन सिंह सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, निम्नलिखित में से भक्ति संतों में से कौन निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? निर्गुण मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। तो कबीर भी निर्गुण थे ना, गुरु नानक, दादू चैतन्य जो थे ना, चैतन्य महाप्रभु,
भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, ये वो नहीं थे, जिन्होंने भक्ति शाखा से नहीं जुड़े थे, सगुण से जुड़े थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो माउंट मेरोपी, इस साल क्वेश्चन पूछा 2026 में इंडोनेशिया के एक माउंटेन से। तो माउंट मेरोपी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो जनवरी 2021 में फूटा था। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो सी आंसर हो जाएगी, इंडोनेशिया में ही है माउंट मेरोपी। जून 2021 में पुणे में शुरू की गई E100 परियोजना निम्नलिखित में से किसके उत्पादन वितरण से संबंधित है। ये जो एथेनॉल 100 प्रायोजित योजना स्टार्ट की गई थी जून 2000, करंट से विषय, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा वही एथेनॉल। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि 2021 के करंट अफेयर से संबंधित है। जो रायमोना है ना, उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जनसंचार माध्यम की बाध्यता, जिसको मीडिया ओब्लिगेशन से संबंधित विवाद के बाद फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के दूसरे दौर से इसमें से कौन हट गई है। दूसरे दौर की वार्ता से कौन हटे, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आज के लिए कोई महत्व का नहीं है कि 2021 में कौन ये जो टेनिस टूर्नामेंट है इससे बाहर हुआ था। तो अगर आपको आंसर जानना है तो इसका आंसर आ जाएगी, और डी आंसर आ जाएगी, नाओमी ओसाका। भारतीय सेना द्वारा अपनी निगरानी में सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सेवा में सम्मिलित किए गए हेरोन ड्रोन किस देश से प्राप्त किए। हेरोन ड्रोन जो है ना, इजराइल से प्राप्त किया भारत ने। राइट आंसर इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश के द्वारा चक्रवात तोकते का नामकरण किया गया। चक्रवात से ये भी तीसरी बार क्वेश्चन पूछा, 2 बार पहले अलग अलग चक्रवातों का नामकरण पूछ सकता है, किस देश ने किया। तो इसका जो नाम तोकते है ना, वो किस देश ने इसका नामकरण रखा है, जो म्यांमार है उसने रखा है इसका नाम तोकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोविड-19 का वेरिएंट जहां पहली बार पहचाना गया। बिल्कुल भी जरूरी नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कोविड-19 जा चुका है, 2021 की बात है। और ये आपको इसका आंसर ही जानना है तो आप मिला लेना, इसका 34-21 ही आंसर आएगा। जिसका अगर आंसर नहीं पता उसका आंसर 34-21। बहुत ही ज्यादा चांस है बीटेक के पेपर एनालिसिस के बाद में ये समझने का, जो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा होता है ना, एक सटीक आंसर तक अगर आदमी आसानी से नहीं पहुंच पा रहा होगा तो उसका आंसर है, और मिलाने वाला है तो इसका आंसर 34-21 मैक्सिमम हो जाएगा आपका, ये सही हो। भारत तट रक्षक तब तट गश्ती जहाज बोले सजग का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था, जो कि मई 2021 में किया गया, जल में मतलब जलावतरण किया गया था इसका। तो कौन सी कंपनी थी जिसने इसका सजग जो है उस जहाज का निर्माण किया था, तो जो कंपनी थी उसका नाम था, डी आंसर हो जाएगा, मेमर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसने इस जहाज का निर्माण किया। निम्न में कौन सी भारत की परिवर्ती पूंजी, इसको वेरिएबल कैपिटल कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे, जिस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, जो वेरिएबल कैपिटल कंपनी है, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। 119वें क्वेश्चन में ये आंसर आ जाएगा, केपी कृष्णन। निम्नलिखित में से 2020-21 में प्रथम स्थान किसको मिला है नीति आयोग के जारी संधारणीय विकास इंडिया इंडेक्स जो है ना, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो संधारणीय विकास का लक्ष्य, इसमें टॉप केरल ने किया था 2021 में। आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको अपडेट कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विश्व महासागर दिवस 2021 के विषय की थीम है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम आज क्यों पढ़नी है, हमें कुछ भी जरूरी नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आंसर आपको जानना है इसका, तो इसका बी आंसर आ जाएगा, महासागर जीवन और आजीविका। नवीनतम चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जो सरकारी सामर्थ्य परिणामों के संदर्भ में 104 देशों को वर्गीकृत करता है। ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ना, इसका चांसलर वो भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो 122-49वां जो गुड चांसलर नवीनतम चांसलर है 49वें हैं जो नियुक्त हुए हैं 122 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, CSIR और NCL पुणे के वैज्ञानिकों ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जल प्रौद्योगिकी पहल के सहयोग से सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर पेयजल प्राप्त करने के लिए एक अभिनव हाइब्रिड प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस हाइब्रिड प्रौद्योगिकी क्या नाम है, तो जो स्वास्थ्य है ना, वो इसका नाम है, जो ICR NCL के द्वारा पुणे के द्वारा स्टार्ट की गई स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा फिल्म पुरस्कार 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021
में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। किसको मिला है? तो जो वोटर वेरिएबल है ना, उस फिल्म को मिला है 67 का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसके अलावा निम्नलिखित पुरस्कार में से किससे 2021 की पुरस्कार को विजेता घोषित किया गया? कौन से पुरस्कार का? अंतरराष्ट्रीय बुकर जो प्राइज है ना, उसके विजेता कौन है? तो एट नाइट ओल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब हम 2025-26 वाले प्राइस का जो हमारी वन शॉट सीरीज हमने चला रखी है ना, तो वो उसमें हम कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे युद्धाभ्यास कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम डालेंगे स्पोर्ट्स पर जो न्यूज रखी है 2025-26, क्योंकि हमने हर साल के पेपर के थीम पे देखा है कि कभी आज तो नहीं है, लेकिन हर साल मैक्सिमम में स्पोर्ट्स की न्यूज ही पूछी जा रही है। कभी कभी तो 3-3 4-4 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारा कुल ओवरऑल डिस्कशन था तो जो 2021 के पेपर का। तो आप इसको फॉलो कर ही रहे होंगे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, तो बिलीव करो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा अपना सजेशन भी देना है कि कहाँ कोई कमी रह गई, इसको और सुधारा जा सकता है, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो बनाना है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसकी डिटेल से अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।